नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए ने 2022 के भूपति नगर विस्फोट मामले के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। सुबह एनआईए टीम पर हुए हमले में एक अधिकारी हुआ घायल। प्रधानमंत्री ने सहारनपुर और अजमेर में की जनसभा। कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना आजादी के पहले की मुस्लिम लीग से की। शाम को गाजियाबाद में करेंगे रोड शो। कांग्रेस ने जयपुर में न्याय पत्र को जनता के बीच किया लॉन्च। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी जारी किया अपना घोषणा पत्र। डी राजा ने कहा, लोकतंत्र की व्यवस्था और संविधान को बचाने के प्रयासों पर है जोर। आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की बढ़ाई हिरासत। दिल्ली में नवजात शिशुओं की तस्करी का भांडाफोड़। केशवपुरम से सीबीआई ने मुक्त कराए 3 बच्चे। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में फिर हुई मुठभेड़। 25 लाख के इनामी कमांडर सागर समेत 3 नक्सली ढेर। लाइट मशीन गन और AK-47 समेत कई अन्य हथियार बरामद। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भूपति नगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिसंबर 2022 के धमाके की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के नेता बलाई मैती और टीएमसी के एक कार्यकर्ता मनोव्रत हाजरा को पूछताछ के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान एनआईए की टीम पर हमला हुआ। आरोप है कि उसी समय ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए एनआईए की गाड़ी को घेर लिया और कार पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी पर पत्थर भी बरसाए। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में एनआईए के एक अधिकारी घायल हो गया। एनआईए ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दी है। पुलिस ने कहा कि भूपति नगर में केंद्रीय पुलिस बल का बड़ा जत्था तैनात कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2022 को भूपति नगर थाने के भगवानपुर 2 ब्लॉक के अर्जुन नगर ग्राम पंचायत के नेराबिला गांव में रात करीब 11 बजे भयानक बम विस्फोट हुआ था। घटना में तृणमूल बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना, उनके भाई देव कुमार मन्ना और विश्वजीत गायन की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस इलाके में गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद में कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने घटना की जांच अपने हाथ में ली। कोर्ट के आदेश पर विस्फोट की घटना की जांच करने जाने पर एनआईए पर यह हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर इलाके में एनआईए की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार की आलोचना की। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में टीएमसी के नेता उकसाते हैं, तुरंत टीएमसी के नेता जस्टिफाई भी करते हैं। एक एनआईए की टीम जब भूपति नगर पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में 2022 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचती है, जो कि एक टीएमसी के नेता के घर में हुआ था, जिसमें कि 3 लोग मारे गए थे, तब उसी प्रकार से
जिस प्रकार से संदेश खाली 1.0 हुआ, संदेश खाली 2.0 करवा कर एनआईए टीम के ऊपर सुनियोजित ढंग से, ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है, ताकि जो जांच एनआईए करना चाहती है आतंक के विषय में, ब्लास्ट के विषय में, उस आतंक की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाया जा सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि जब बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के लोग सुरक्षित नहीं हो तो वहां की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। जिस प्रकार का भय का वातावरण आज पश्चिम बंगाल में निर्माण हो चुका है, तो वहां पर यदि सेंट्रल एजेंसीज के हमारे जाबाज ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर मां, मानुष और माटी सुरक्षित है क्या? यह बड़ा सवाल, ये चिन्ह आज निर्माण होता है। और वहीं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हुए हमले पर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के नागरिक होने के नाते हमें शर्मिंदगी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेनी होगी। हम लोग इतना शर्मिंदगी फेस कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के नागरिक होते। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे जब ईडी ऑफिशियल्स आए थे, ईडी ऑफिशियल्स के ऊपर हमला किए, उनका सर फोड़ दिया। आज फिर से जब एनआईए आए तो वो एक ही चीज हम लोग देखे कि एनआईए के ऊपर आक्रमण हुए। आज जो हुआ है उसका दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की, यानी 24 की चुनौती की। और 24 की चुनौती में चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां राजस्थान के अजमेर में विशाल जनसभा उन्होंने की। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्ष में देश में हुए विकास कार्यों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान की सभी लोकसभा सीटें जीतने का भी विश्वास जताया। प्रधानमंत्री ने देश की नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए किए गए कामों का विस्तार से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर खूब हमले किए। मोदी से इसलिए नाराज है क्योंकि मोदी आज देश के गांव गरीब के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। जनता के पैसे को लूटना ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे। मोदी ने पिछले 10 साल में लूट की इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया है। मोदी ने इनकी लूट की दुकान का शटर गिरा दिया है और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को देश की आशा आकांक्षाओं से कोसों दूर बताया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग वाली सोच हावी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में
वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। और वहीं प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए है। मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी नौकरी के लिए योग्य है लेकिन भ्रष्टाचार करके किसी और को नौकरी दे दी जाए तो आपके बेटे बेटी का भविष्य क्या होगा। और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और राजस्थान के अजमेर के बाद शाम को फिर से उत्तर प्रदेश में होंगे। यहां आपको बता दें कि गाजियाबाद में उनका रोड शो होना है। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल गर्ग और कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच मुकाबला है। चौबीस के इस चुनाव में देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब आज जयपुर में कांग्रेस ने एक रैली का आयोजन किया। घोषणा पत्र संबंधित इस रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट मौजूद रहे। इस सभा में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र जनता के बीच लॉन्च किया गया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देती है तो घोषणा पत्र के 5 वादों के साथ इसके तहत 25 और वादों को कांग्रेस पूरा करेगी। जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई, निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस की पूरी टीम के सहयोग से देश भर में 5 गारंटी के फायदे पहुंचाने का आश्वासन दिया है। आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और वहीं इस मौके पर प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से बात की। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है, बल्कि ये एक संघर्ष की आवाज है। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि हमारी पार्टी अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों के अधिकारों, लोकतंत्र की व्यवस्था और संविधान को बचाने के प्रयासों पर जोर देती है। Our party, the CPI, thinks if we have to save our republic as secular democratic republic, we have to save our constitution. Then only we can think of democracy. Already democracy is in peril. Parliament is made redundant and the government is becoming more and more authoritarian. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा। जनता अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगी। खरीद फरोख्त रोकने का भी यही उपाय है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। एक देश एक चुनाव यदि होता है तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा और यहां की जागरूक जनता भी अपने मतों का प्रयोग ठीक तरीके से कर सकेगी। और बार बार कभी कभी मैं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जनता को जो तरह तरह के प्रलोभन देने की कोशिश करती हैं, उनकी जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। कम से कम यह सिलसिला तो काफी हद तक कम हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में एक चुनावी रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जब सरकार किसी जाति मजहब को नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को केंद्र में रखकर काम करती है, तब जातिवाद, संप्रदायवाद छूट जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी हालत में एक ही मंत्र गूंजता है, सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने कहा कि आज ये मंत्र दुनिया में गूंज रहा है। जब सरकार किसी जाति, मत और मजहब को नहीं बल्कि गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके कार्य करती है, तब जातिवाद छूट जाता है, तब संप्रदायवाद छूट जाता है, तब तुष्टीकरण की नीति तिरोहित हो जाती है। तब एक ही मंत्र गूंजता है, वह मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज ये मंत्र दुनिया के अंदर गूंज रहा है। और वहीं तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंट विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नारायण श्री गणेश को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब बात झारखंड की। देश में नई सरकार के गठन के लिए झारखंड समेत देश भर में चुनावी प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा।
झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ में इस बार का चुनाव खास होने जा रहा है। दरअसल यहां दशकों बाद बुलेट की जगह बैलेट का जलवा दिखेगा। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में करीब 3 दशक बाद बुलेट की जगह बैलेट पेपर का जलवा होगा, क्योंकि यह इलाका अब पूरी तरीके से नक्सलियों से मुक्त हो गया है और उनके फरमान से अब लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों ने यहां पर कमान संभाली है और लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है कि वो अब निर्भीक होकर स्वतंत्र मतदान कर सकते हैं। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ में पूर्व में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन नक्सलियों के गढ़ समझे जाने वाले इस क्षेत्र में मतदान करना और मनपसंद प्रतिनिधि का चुनाव करना खतरे से खाली नहीं था। वोटर या तो मतदान से रोके जाते थे या फिर उन्हें नक्सलियों के फरमान के अनुसार इसमें हिस्सा लेना पड़ता था। लेकिन सुरक्षा बलों की साहस और पराक्रम से अब यह इलाका नक्सलियों के चंगुल से मुक्त है और यहाँ अब बुलेट की जगह बैलेट का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। पार्टी वाला था, वो समय वोट देने जाते थे, अब फॉर्स आके बैठ गया तो पहली बार हम वोट देने जाएंगे। नक्सलियों के आतंक के साए से उबरकर इस क्षेत्र के मतदाता 13 मई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब वो वर्षों बाद निर्भीक होकर मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। सीआरपीएफ का कैंप हो गया है तो भाई कोई डर नहीं है, सब जाएगा बिंदास, वोट मारेगा अपना मन से। लगभग 3 दशकों से उग्रवादियों के फरमान का पालन करने वाली बूढ़ा पहाड़ और बड़गर प्रखंड की जनता को इस बार सुरक्षा बलों की सुरक्षा में भयमुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान करने का अवसर मिलने जा रहा है, जिससे वो खासे खुश हैं। यहाँ के मतदाताओं में इस बात की प्रसन्नता है कि वो अब बेखौफ होकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले सकेंगे। पहली बार हम वोट देंगे, बड़ी खुश तो है, अपना मन से हम वोट देंगे, इसके लिए फौज को धन्यवाद देते हैं। सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ के जवान पूर्व में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहे बूढ़ा पहाड़ इलाके में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए मुस्तैद है और जरूरी सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ की जनता भयमुक्त, निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्वविवेक से अपना मतदान कर सके, इसके लिए सुरक्षा बल तैयार है। आम जनता को भयमुक्त करने के लिए सदा प्रयासरत है। उस क्षेत्र में हम सघन पेट्रोलिंग करा रहे हैं ताकि लोगों में एक आत्मविश्वास की भावना जागृत हो और वो वोटिंग के दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने स्वविवेक से निर्भीक और निडर होकर कर सकें। शासन की सभी व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि यह जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की व्यवस्था होती है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ इलाकों में कुछ तत्वों की वजह से यह सही अर्थों में कई दशकों तक अमल में लाना मुश्किल था, लेकिन गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में अब करीब 3 दशक बाद लोग बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर मतदान कर सकेंगे। बूढ़ा पहाड़ से अपने सहयोगी विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और इसी के साथ फिलहाल 24 की चुनौती में इतना ही। चौबीस की चुनौती के बाद अब रुख अन्य खबरों का। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अब अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। हिंदू पंचांग के मुताबिक प्रत्येक वर्ष के चैत्र प्रतिपदा के अवसर पर नव संवत्सर को लेकर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी संस्कार भारती चैत्र प्रतिपदा के अवसर पर दिल्ली के वजीराबाद यमुना घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक वर्ग के साथ भारतीय नववर्ष उत्सव का आयोजन करने जा रहा है। 9 अप्रैल को सुबह करीब 5:30 बजे यमुना तट पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं के साधकों द्वारा संगीत, नृत्य प्रस्तुतियों के साथ सामूहिक रूप से सूर्य को अर्घ्य देकर भारत और विश्व के मंगल और कल्याण की
कामना की जाएगी। चैत्र वर्ष प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष का उत्सव मनाने जा रही है। यह उत्सव बहुत विशाल रूप से हम मनाते हैं हर वर्ष की भांति। इस वर्ष भी ये उत्सव जमुना जी के किनारे सूर घाट वजीराबाद पुल पर रहेगा। प्रातःकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे के मध्य में ही ये कार्यक्रम रहेगा। संतूर वादक इसको कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। उसके बाद नृत्य की प्रस्तुति रहेगी, संगीत की प्रस्तुति रहेगी, एक काव्य पाठ का रहेगा और 40 कलाकारों द्वारा, दिल्ली के प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा वहाँ चित्र बनाकर लाइव पेंटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी शरद और साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।